हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में अगर थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन करें तो वहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल्स आपका एलर्जन था, जो कि हमारी बॉडी में आता है, जिसको एनालाइज करते हैं मैक्रोफाजेज, टी सेल और बी सेल्स। ये सारे एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे। फिर उसके बाद उनका सेंसिटाइजेशन किया जाता है टीएस सेल के ऊपर। टीएस सेल जो होता है फिर बी सेल को एक्टिवेट करता है, उसका क्लास स्विचिंग होता है। क्लास स्विचिंग होने के बाद आईजीई की प्रोडक्शन होती है हमारी प्लाज्मा सेल में। जैसे ही बहुत सारे आईजी प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो मास्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसे हम एफसी रिसेप्टर कहते हैं, उस पे जा करके बाइंड करते हैं। एफसी जो होता है मास्ट सेल के ऊपर, जो ये एफसी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी का जो ये एफसी रीजन प्रेजेंट होता है, उस पे जा करके हमारा आईजीई एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। वो इनएक्टिव स्टेट में रहते थे। फिर जब दोबारा से एलर्जन की एंट्री होती है, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर की मतलब दोबारा से जब एंट्री होती है एलर्जन की, तो वहां पे क्रॉस लिंकिंग की जाती है एंटीजन की, जिसके वजह से यहाँ पे डीग्रान्युलेशन, मास्ट सेल जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। फिर उसका डीग्रान्युलेशन कर दिया जाता है, जिसमें जो डीग्रान्युलेशन का मतलब होता है जो भी अंदर सेल के अंदर जो भी ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और फिर वो हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करते हैं, जिन्हें हम टाइप 1 कहते हैं। तो उसमें उन्होंने जो रिएक्शंस किए थे, उसमें यहाँ पे ये सारे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इंफ्लेमेशन या अस्थमा या वास्कुलर परमेबिलिटी को, ये सब जो था, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आज हम लोग टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में जो इसका मेन, इसमें टाइप 1, 2, 3 तीनों में एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होता है। तो टाइप 2 में भी एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होता है। इसे हम जनरली साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। और ये जो है आईजीजी और आईजीएम से कॉज होता है। जो हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने आईजीई के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे जो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी है, उसमें आईजीजी और आईजीएम को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन जो सीएसआईआर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ये 3 पॉइंट्स जो यहाँ पे, तीन ये टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी अगर हम कह रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, टाइप 1 की कर रहे हैं, 2 की कर रहे हैं, 3 की या 4 किसकी कर रहे हैं। तो ये साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी जो ये वर्ड है, या फिर ये जो एंटीबॉडी के जो टाइप्स हैं, वो कौन से में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाइपर 2 सेंसिटिविटी में ऑप्सोनाइजेशन होता है सेल का, फैगोसाइटोसिस होती है सेल की, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है कि मान लो कि ये हमारी जो बैक्टीरिया की सेल है, तो बैक्टीरिया की सेल के ऊपर ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यहाँ पे, अब यहाँ पर एंटीबॉडी बनेगी तो उसके ऊपर एफसी रीजन पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आकर के अटैक करता है। हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ चुका है। अगर आप लोगों को नहीं पता कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब एफसी रीजन पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बाइंड करते हैं, तो वो जो ब्रेक करते हैं सी, जैसे C4b C4a में, तो इस तरीके से जब वो ब्रेक करते हैं, तो वो ब्रेक हुआ जो पार्ट होता है C4b, जितने भी बी वाले पार्ट थे, क्योंकि वो लार्ज साइज के होते हैं, और जो स्मॉल वाले होते हैं वो सब ए साइज के होते हैं। तो जो लार्ज वाले पार्ट थे वो आकर के सरफेस पे यहाँ पे अटैक करते हैं, और सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रिक्रूट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक का फॉर्मेशन होता है। जब मैक फॉर्मेशन होता है तो बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। तो जब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्शनाइजेशन। ये ऑप्शनाइजेशन होता है जब सेल सरफेस के ऊपर आके बाइंड हुआ, फिर बैक्टीरिया की डेथ की गई। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया जाता है अंदर, और यहाँ पे पेरोक्सीडेज, ऑक्सीजन का पेरोक्सीडेज बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बैक्टीरियल सेल की लाइसिस की जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन में यहाँ पे जो सेल होगा हमारा, उस पे आकर के
एंटीबॉडी आकर के बाइंड करेगी। ये एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो ये आईजीजी आईजीएम हो सकती है, इनके अलावा दूसरी नहीं होंगी। फिर वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, C1 C2 C4 C9 तक। फिर वो मैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी और इन सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। फिर इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी बहुत सारे प्रोसेस करती है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी करती है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाती है, पढ़ चुके हैं। फिर ये ऑप्शनाइजेशन भी इसकी वजह से हुआ, ये भी होगा। यहाँ पे एनके सेल का एक्टिवेशन भी होता है ताकि वो सेल को किल कर सके। अब यहाँ पे जो हम बात करें एंटीजन, जैसे यहाँ पे बात किया कि ये एंटीजन हमारा बैक्टीरिया था, लेकिन इसमें हाइपर सेंसिटिविटी 2 में हमारा एंटीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट में हम लोग कह रहे थे कि एलर्जन हमारा एंटीजन था। यहाँ पे जो एंटीजन होगा वो कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, क्विनाइन हो गया, या RH पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है और आपको किसी ने, ए वाले ने अगर आपको ब्लड दे दिया, तो क्या होगा हमारी बॉडी में? तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर इसलिए ब्लड की हमेशा जो है चेकिंग की जाती है कि हम सही ब्लड ग्रुप किसी को ट्रांसफर करें। तो यहाँ पे हम जो है, इस वीडियो में हम लोग सारा इस लगभग सेम सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो हम इसमें हम लोग पेनिसिलिन को पढ़ेंगे और RH पॉजिटिव को पढ़ेंगे। तो ये हमारा रेड ब्लड सेल है। अगर आप लोगों ने एंटीबायोटिक ली, बॉडी में इनटेक किया, तो पेनिसिलिन हमारी बॉडी में जब आती है तो वो हमारी रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करती है। जैसे ही पेनिसिलिन आकर के रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करेगी, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा हमारा इम्यूनोग्लोबिन जी। ये हमारी रेड ब्लड सेल्स है, तो यहाँ पर आकर के बाइंड करेगा IgG। IgG आकर के बाइंड किया, किससे बाइंड करेगा? तो वो पेनिसिलिन से बाइंड करता है। यहाँ पे पेनिसिलिन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे IgG आकर के बाइंड करता है। एक बाइंड नहीं करते हैं, कई सारे IgG आकर के बाइंड करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे IgG आकर के बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होगा, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आकर के IgG के FC रीजन पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आकर के अटैच होगा, वो एक्टिवेट होगा। उसका फर्दर काम क्या रहता है? ये जो है, इस दो तरीके से ये सब कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब C2 होता है तो वो C2A में कन्वर्ट होता है, C2B में होता है, C3 जो होता है वो भी C3A में होता है, C3B में होता है। तो जो ये स्मॉल वाले जो मॉलिक्यूल्स थे, ये स्मॉल वाले C2B में हमने बताया था एक्सेप्शनल केस होता है इसका, बी वाला स्मॉल रीजन होता है, जो सारे रिमूव हो जा रहे थे सेल के बाहर से। जैसे C3A C4A, ये जो रिमूव हो जा रहे थे, ये यहाँ पर आकर के इनका क्या काम था? मैंने आपको उस टाइम कहा था कि इनका काम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे इनका काम आता है, ये जो है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ये जो जो स्मॉल सब यूनिट थी, ये जो है इन्फ्लेमेटरी सब यूनिट्स करते हैं, और ये न्यूट्रोफिल्स को भी अपने पास लेकर के आते हैं। ये इनका काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट करना। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ, वो फर्दर C1 C2 C3 ये पूरा प्रोसेस तो करेगा ही। जो इनके टूटे हुए हिस्से थे, यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट्स थी, वो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का रिक्रूटमेंट होगा, न्यूट्रोफिल्स जब आएगा, तो वो क्या करेगा? एंटीबॉडी, एंटीजन, ये जो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एंटीजन पेनिसिलिन हुआ, तो उसको देख करके ये डीग्रैन्युलेट करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी डीग्रैन्युलेट करेगा। और जैसे ही इसकी डीग्रैन्युलेशन होगी, यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होंगे, जैसे कि पेरोक्सीडेज, या फिर प्रोटीनेज। ये सारे यहाँ पे ग्रैनुअल्स में से एंजाइम्स रिलीज होंगे, और ये क्या करेंगे? सेल की लेसिस कर देंगे, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को मार देंगे। तो रेड ब्लड सेल्स की किलिंग कैसे हुई? साइटोटॉक्सिक, मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या है? सेल की लाइसिस कर देना,
सेल को मार देना। तो यहाँ पे सेल को हमने, रेड ब्लड सेल्स को हमने कैसे मारा, क्योंकि यहाँ पे तो पेनिसिलिन लगा था, इसको देख करके एक्टिवेट हुआ था हमारा आईजीजी। आईजीजी के बाद हुआ था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में दो हिस्से रहते हैं हमेशा, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। जो सारी लार्ज होती है वो इकट्ठे मिलकर के आगे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाती है। जो स्मॉल होती है उसका फंक्शन मैंने उस टाइम नहीं बताया था। तो वो जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो हमारे न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करती है। न्यूट्रोफिल्स आते हैं, वो डिग्रानुलेट होते हैं, पेरोक्सीडेज रिलीज करते हैं, प्रोटीनेज रिलीज करते हैं, माइलो पेरोक्सीडेज भी रिलीज करते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को मार देते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो जाएगी तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे हीमोलाइसिस होगा, और हीमोलाइसिस की वजह से क्या हो जाएगी, अनीमिया कॉज होगी। और अगर सी बहुत ही ज्यादा ये प्रोसेस चलता रहा, सीवियर केस हुआ, कोई मेडिकेशन नहीं दी गई, तो इसमें डेथ भी हो सकती है। ये पूरा प्रोसेस था पेनिसिलिन का। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे RH पॉजिटिव का केस पढ़ेंगे। क्विक में मैं आपको क्विनिन क्वानाइन का भी बता देती हूँ। क्वानाइन का भी ऐसे ही कुछ है, हमारी यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स होंगी, यहाँ पे क्वानाइन आकर के बाइंड करेगा, इसको देख करके यहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट होंगी, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आपको पता है C1 C2 C3 पूरा ये जो 9 तक है वो पूरा चलता है, तो यहाँ पे मैक बनाता है। और इसमें से जो स्मॉलर सब यूनिट्स इनसे बाहर निकलती हैं, जैसे कि C3A C4A, ये जो बाहर निकलती हैं ये आगे चल के न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करेंगी। फिर न्यूट्रोफिल्स में जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो ब्रेक होकर के बाहर आएंगे। ये सेल जो है, सेल की लाइसिस हो जाएगी, मतलब न्यूट्रोफिल्स की लाइसिस होगी। तो न्यूट्रोफिल्स जो डिग्रेड होकर के क्या करेगा, ग्रैनुअल्स उसके बाहर आएंगे। ये हमारे पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं, ये जो है हमारी रेड ब्लड सेल्स को किल कर देते हैं। ये क्वानाइन का हो गया। मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे जो पेनिसिलिन का है वही क्वानाइन का भी सेम था, बस नाम में डिफरेंस था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं RH। सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं RH पॉजिटिव पे। ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो ये हमारा फीटस है, फीटस में यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसको हम RH पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ पे ये मेटर्नल सर्कुलेशन है, मतलब कि मदर का, यहाँ से मदर का हिस्सा है, यहाँ पे मदर के ये पूरा मदर का ब्लड का हिस्सा है। यहाँ पे प्लेसेंटा से ये बेबी अटैच है। जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो क्या होता है कि जो ये एंटीजन है वो हमारे मदर के ब्लड के साथ मिक्स कर जाता है, जिसकी वजह से हम मदर की ब्लड में जो बी सेल है वो एक्टिवेट हो जाती है, और यहाँ पे RH स्पेसिफिक बी सेल्स बनने लगती हैं। ये हमारी बी सेल है, वो बी सेल एंटीबॉडीज बनाने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है उस बच्चे से RH एंटीजन आया है, जिसकी वजह से वो मदर के ब्लड में मिक्स हो गया, जिसकी वजह से बी सेल का एक्टिवेशन यहाँ पे हो गया। बी सेल एक्टिवेट हुई है तो वो प्लाज्मा सेल बनाएगी, और वो मेच्योर मेमोरी बी सेल भी बनाएगी। प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो इस टाइम अटैक करने के लिए बनती हैं, इस एंटीजन को वो किल कर देंगी इस टाइम, और जैसे डिलीवरी हुई थी। और जो बच गई हमारी जो मेमोरी बी सेल है वो आगे चल के जब अगर एंटीजन आता है दोबारा से, तो ये उसको किल करने के लिए यहाँ पे ये लाइफ टाइम के लिए मेमोरी सेल यहाँ पे बन जाती है। फिर क्या हुआ, सेकंड, यहाँ पे सेकंड प्रेगनेंसी, यहाँ नीचे देखिए, सेकंड प्रेगनेंसी जब हुई तो यहाँ पे हमारा जो ये बच्चा था वो RH पॉजिटिव हुआ। तो जो ये मेमोरी बी सेल थी यहाँ पे, ये जो मेमोरी बी सेल बनी थी उसमें हमारी जो यहाँ पे एंटीबॉडी, जो बी सेल जो एक्टिवेट हुई थी वो IgG और IgM, इन दोनों की मेमोरी सेल बनी थी। अब जो मदर है, जो ये मदर है, मान लो कि ये मदर का वूम्ब है, ये मदर है, ठीक है। अब जो मदर है उसमें क्या मेमोरी सेल बनी थी, IgG और IgM दोनों बनी थी। मदर से फीटस में ब्लड तो जाता ही है प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन जो मदर की बॉडी में जो IgG है, ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ये IgG जो है फीटस में जा सकता है।
आईजीएम प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता है, तो वो फीटस में नहीं जा पाता, तो ये जो है फीटस के लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे ही वो आईजीजी फीटस में जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से मेमोरी बी सेल्स तो प्रेजेंट थी हमारी आईजीजी की, जब वो फीटस में जाएगा तो यहाँ पे जो फीटस का जितना भी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है फीटस में, वो उसको किल कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये बेबी है उसकी डेथ हो जाएगी। कैसे? इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। देखो, आईजीजी एंटी RH antibody crosses placenta and attack fetal red blood cells causing erythroblastosis fetalis, जिसकी वजह से यहाँ पे बेबी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये डेथ ना हो, इसको रोकने के लिए यहाँ पे रोगैम दिया जाता है मदर को फर्स्ट डिलीवरी के टाइम। यहाँ पे रोगैम जब दिया जाता है तो यहाँ पे देखो, प्रिवेंट्स बी सेल एक्टिवेशन एंड मेमोरी सेल फॉर्मेशन। ये जो है बी सेल फॉर्मेशन और मेमोरी सेल फॉर्मेशन को नहीं होने देता। कैसे? ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम जो बेबी से जो एंटीजन यहाँ पे आ रहा था, RH पॉजिटिव एंटीजन जो आ रहा था, उसके सरफेस पे रो गैम लग जाता है। अब जो है इसको बी सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, तो इसके खिलाफ वो एंटीबॉडी भी नहीं बना पाती है। तो जब सेकेंड डिलीवरी होगी तो यहाँ पे बी सेल की हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होगी, मेमोरी सेल नहीं प्रेजेंट होगी, तो जो सेकेंड किड होता है वो सरवाइव कर जाता है उस केस में। मैं आपको अगर इसका एक क्विक रिव्यू फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट था। एंटीजन हम लोग RH पॉजिटिव कह रहे हैं यहाँ पे। एंटीजन प्रेजेंट था, वो मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है डिलीवरी के टाइम। पहले मिक्स नहीं होता, डिलीवरी के दिन मिक्स होता है ये ब्लड। जैसे ही मिक्स होता है, हमारी मदर की सेल्स जो होती हैं वो बी सेल्स बनाने लगती हैं। और जो कुछ सेल्स, मतलब कुछ जो RH एंटीजन अगर मदर के अंदर जा चुका है तो उनको किल कर देता है हमारा प्लाज्मा सेल्स। और जो मेमोरी बी सेल बनती है वो फर्दर आगे फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए तैयार हो जाती हैं। फ्यूचर में यहाँ पे सेकेंड प्रेगनेंसी होती है। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, यहाँ पे आईजीजी और आईजीएम दोनों की यहाँ पे मेमोरी बी सेल बन चुकी थी। तो आईजीएम जो होता है वो क्रॉस कर नहीं पाता प्लेसेंटा बैरियर को, तो वो मदर के अंदर ही रहता है। लेकिन जो आईजीजी होता है ये हार्मफुल होता है बेबी के लिए। ये मदर का आईजीजी जो होता है वो बेबी में चला जाता है और वो बेबी को किल कर देता है। इसीलिए हमें इस आईजीजी को रोकना पड़ता है। तो रोकने के लिए हम मदर को रोगैम देते हैं जब उनकी फर्स्ट डिलीवरी होती है, जिसकी वजह से रोगैम के खिलाफ यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बन रही थी मदर सेल में मेमोरी वाली, वो नहीं बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेकेंड न्यूबॉर्न जो होता है वो यहाँ पे अलाइव हो जाता है। तो ये हमारी RH पॉजिटिव का केस था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी 3 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।